Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in 20th lecture of course Theory of Computation and Parallel in Theory of Automata. प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर बात की थी और हमारी जो डिस्कशन थी उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन रेगुलर लैंग्वेज की देखी और हमने देखा कि किस तरह से हम किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को एज अ रेगुलर लैंग्वेज जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर ही डिस्कशन है और आज हमने उन बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर बात करनी है जो रेगुलर लैंग्वेजेस के साथ किए जा सकते हैं। सो द बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी डन ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस आर सिंपली कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। उसमें हमारे पास यूनियन है, कंकैटिनेशन, क्लोजर, रिवर्सल, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, होमोमॉर्फिज्म, इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म, कोशेंट और भी हैं। हम उनमें से उन मेन क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं जो इन कॉमन होती हैं हमारे पास, जिनके ऊपर मैक्सिमम डिस्कशन हमारे पास की जाती है। एज पर प्रीवियस रेगुलर लैंग्वेजेस को हमने डिफाइन किया था इस वे में, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट इज़ कॉल्ड ए रेगुलर लैंग्वेज। दिस इज़ जस्ट फॉर रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर। ये डेफिनेशन हम इन डिटेल देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो है ताकि हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें, हम इसको दोबारा से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन जिसका लिख सकते हैं उसको हम रेगुलर लैंग्वेज का नाम देते हैं। या अगर किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन आप बना सकें तो इस टाइप की लैंग्वेज को भी आप रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर करते हैं। इन अदर वे आप कह सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज जिसका आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकें या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकें, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें, या आप जो है वो उसमें रेगुलर ग्रामर के थ्रू जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो इस तरह की बनने वाली लैंग्वेज हमारे पास जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर होती है और हम रेगुलर लैंग्वेजेस को टाइप 3 लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। So this is the main concern of today's lecture, that is the closure properties of regular languages. So what is closure property? If the set of regular languages are combined using an operator, then the resulting language is also regular. So the basic idea here is to use an operator. Operator may be of an intersection, operator may be of union, operator may be of difference. ये किसी भी तरह का ऑपरेटर है जिसको हमने यूटिलाइज करना है। और बेसिकली जब आप रेगुलर लैंग्वेजेस को कंबाइन करते हैं और उनको कंबाइन बाय यूजिंग सम ऑपरेटर करते हैं तो उससे रिजल्टिंग लैंग्वेज जो हमारे पास बनती है वो रेगुलर है। और ओवरऑल इस सिनेरियो को हम कहते हैं कि द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज, कि जब भी हम किसी ऑपरेटर को स्पेशली यूज करते हैं तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज कंसिडर होती है। इसको अदर वे में भी डिफाइन किया जा सकता है, व्हेन सर्टेन ऑपरेशन इज अप्लाइड टू लैंग्वेजेस इन अ क्लास, फॉर एग्जांपल द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, देन इट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट दैट इज आल्सो इन दैट क्लास इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी जब आप एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं टू रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर, तो आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ यूनियन L1 L2 के ऊपर जब यूनियन परफॉर्म करेंगे तो उससे जो रिजल्ट जनरेट होगा, मीन फॉर एग्जांपल लैंग्वेज 3 जनरेट होगी, वो भी बेसिकली क्या होगी हमारे पास, वो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 से बिलोंग कर रही होगी। तो इस तरह से हमारे पास कि जब आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे अपनी लैंग्वेजेस के ऊपर एक पार्टिकुलर क्लास के लिए तो आपका रिजल्ट जो है वो भी उस क्लास से बिलोंग करेगा। इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेट्स के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से वहाँ पे हम यूनियन को, कंकैटिनेशन को, इंटरसेक्शन को, कॉम्प्लीमेंट को, रिवर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आइडिया जो है वो आप लोगों को होगा।
So the closure properties of regular languages: the regular languages are closed under union, concatenation, clean closure, and the other name of clean closure is the star operation, reversal, difference, complement, intersection, homomorphism, inverse homomorphism, and the quotient. So the closure properties are also known as the operations on regular languages. यानी जब हम ये बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑन रेगुलर लैंग्वेज है तो इसका मतलब भी हमारे पास कि हम क्लोजर प्रॉपर्टीज की डिस्कशन बेसिकली कर रहे होते हैं. So the closure properties of regular languages may be defined on two different languages, that are the L1 and the L2. If we are applying the operation of union, then it may be written as L1 union L2. This is the symbol of union. For concatenation there is no symbol. It means you can even write here the dot operator. The dot operator will represent the process of concatenation. Simply the star operation, you are using the steric for this one. Reversal L1 power R will represent the reverse strings of your given language. So complement L1 bar or L1 complement. Intersection, then this is the symbol of intersection. So after performing all such type of operations like union, concatenation, star, reverse, complement, intersection and more, you will get in result the regular languages. Okay, so regular languages, as we know, any language that can be expressed by a regular expression is said to be a regular language. No doubt about that. This is the basic definition of a regular language. So let's say if L1 and L2 are regular languages, then L1 plus L2 mean their union. You may write union as a plus operator. L1 L2 mean L1 concatenation with L2, and L1 star, that is the clean star or the star operation, are also regular languages. This fact can be proved by the following two methods. हमने यहाँ पे पहले तीन मेथड जो हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज के, तीन ऑपरेटर कह लें, उनके ऊपर हम इनिशियल में बात करना चाह रहे हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ यूनियन, अदर वन इज कंकैटिनेशन, एंड द थर्ड वन इज द स्टेरिक ऑपरेटर, क्लीन स्टार. सो हम इसको टू डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को बता सकते हैं. एक हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करेंगे और अदर मेथड हमारे पास जो है वो बाय यूजिंग ट्रांजिशन ग्राफ है. So as by using regular expression, the method number one, as we know that if R1 and R2 are regular expressions corresponding to the languages L1 and L2, then the languages L1 plus L2 after union, L1 L2 after concatenation, and L1 star after operation of clean star generated by R1 plus R2, that is the corresponding regular expressions for the given languages L1 and L2. So R1 plus R2 ये regular expression है after performing the union. R1 R2 ये regular expressions है after performing the operation of concatenation on languages L1 and L2, and R1 star, that is the star operation, are also regular languages. Simply ये तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो रेगुलर लैंग्वेज है. उसी के ऊपर हमने बात की है कि अगर ये ट्रू है कि आप एक लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग यूनियन ऑपरेटर, देन दिस इज पॉसिबल एंड इट विल बी रिटन एज R1 plus R2. फर्दर, if you may want to write the process of concatenation, then you can easily write it R1 R2. So for the star operation you may write it as R1 star. तो इस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंपल वे में इसको राइट अप कर सकते हैं. इसी तरह ट्रांजिशन ग्राफ्स की अगर हम बात करें, इफ L1 and L2 दिस इज द मेथड नंबर 2. If L1 and L2 are regular languages, then L1 and L2 can be expressed by some RE, ये हम देख चुके, as well and hence using Kleene theorem. और ना सिर्फ आप RE से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बल्कि आप इसको Kleene theorem के थ्रू भी इसको राइट अप कर सकते हैं. एंड यू हैव डिस्कस्ड द Kleene theorem in lecture number 12 and in lecture number 13. वहाँ पे हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी
DFA और ट्रांजिशन ग्राफ के बाद हमने आगे डिस्कशन की थी क्लीन थ्योरम पे। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 12 और 13 है वो इसी क्लीन थ्योरम के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के ऊपर था। वहाँ से कंसल्ट किया जा सकता है कि किस तरह से हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी और इसको प्रोसेस किया था। Okay, so by using the clean theorem you may apply the process of union concatenation and the clean star closure on N1 and L2, so you can also be expressed by using some TG there. So following are the methods showing that there exist TGs corresponding to L1 plus L2, L1 concatenation with L2 and L1 star. तो ये तीनों ऑपरेशन जो है by using TG आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हम यूनियन की अगर हम स्टार्ट में बात करें, इफ L1 एंड L2 आर एक्सप्रेस्ड बाय TG1 एंड TG2 देन फॉलोइंग मे बी आर TG एक्सेप्टिंग L1 प्लस L2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट से हम कंप्लीट ट्रांजिशन ग्राफ यहाँ पे शो नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे एज अ सैम्पल के तौर पे हम TG1 और TG2 को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती हैं there may be some type of transitions and some type of states in between start and initial state। तो ये possibility है। हमने just for अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसमें सिर्फ दो स्टेट्स मेंशन की हैं, वन इज़ इनिशियल एंड दी अदर वन इज़ दी फाइनल, लेकिन इसमें अदर स्टेट्स और अदर ट्रांजिशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं और यकीनन करेंगी। हम जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे जस्ट इसको सिंपल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक मेथड जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। So like that TG1 we have the TG2 that has many states, but we are mentioning only two states that are the initial and the final. P is the initial and the M is the final state. हम इनका यूनियन कैसे करेंगे? हम एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको हम इनिशियल स्टेट का नाम देंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है हम एक उसका जो ट्रांजिशन है उसको हम कनेक्ट करेंगे RTG1 के साथ और उसी इनिशियल स्टेट जो न्यू इंट्रोड्यूस हमने करवाई है उसकी एक ट्रांजिशन जो है वो हम अदर ट्रांजिशन ग्राफ यानी कि TG2 के साथ जो है वो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल वे में हम TG1 और TG2 को बाय यूजिंग यूनियन ऑपरेशन जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब अगर हम इसको न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम कोई भी अगर स्ट्रिंग देंगे तो वो या L1 से बिलोंग कर सकती है या वो हमारे पास जो है वो L2 से बिलोंग कर सकती है, बिकॉज वी आर यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो इस तरह वन वे इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांजिशन ग्राफ 1 एंड द अदर वन इज स्पेसिफाइड फॉर द ट्रांजिशन ग्राफ 2। तो ये सिंपल वे। फर्दर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट 1 जो कि ऑलरेडी हमारे पास इनिशियल थी, स्टिल अभी भी इनिशियल है, और स्टेट P जो सेकंड ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर इनिशियल थी वो स्टिल अभी भी इनिशियल है। तो हालांकि हमने एक नई स्टेट भी इंट्रोड्यूस करवाई है, बट द रीजन इज सिंपल, इन ट्रांजिशन ग्राफ बाय डेफिनेशन यू मे हैव मोर देन वन इनिशियल स्टेट। इसको हमने इन डिटेल देखा था जब हमने ट्रांजिशन ग्राफ के ऊपर बात की थी कि आप एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट बना सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर। सो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड हाउ टू apply the operation of union by using the transition graph on your given languages that are the L1 and L2। अगर हम concatenation की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं if L1 and L2 are expressed by the following TG1 and TG2, let's say यही हमारे पास दो TG हैं जिसको हमने previous example में देखा है। अगेन इनिशियल और फाइनल हमने स्पेसिफाइड की हैं और इन बिटवीन इनिशियल और फाइनल के अदर स्टेट्स भी हो सकती हैं और अदर ट्रांजिशंस उनसे रेलेवेंट भी पॉसिबल हैं। इसको हम कंकैटिनेशन में कैसे करेंगे? सिंपल, हमने क्या किया है, फर्स्ट ट्रांजिशन ग्राफ की जो फाइनल स्टेट है उसको सेकंड ट्रांजिशन ग्राफ की इनिशियल स्टेट के साथ आपने कनेक्ट करना है। सो दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ TG1। यहाँ से आपने जो डायरेक्शन है मूवमेंट की यानी कि ट्रांजिशन जो है वो उसको स्टार्ट करना है और जो सेकंड TG की इनिशियल स्टेट है उसके ऊपर आपने यहाँ पे इसको जो है वो कनेक्ट करना है एंड द ट्रांजिशन लेबल ऑफ दिस ट्रांजिशन विल बी सिंपली द एम्प्टी स्ट्रिंग है।
अब हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो कंकैटिनेशन में कैसे पॉसिबल है कि एक्सेप्ट हो सकती है, L1 L2 में, जिसमें लाजमी तौर पे आपकी स्ट्रिंग का फर्स्ट पार्ट जो है वो L1 से बिलोंग करेगा और सेकंड पार्ट जो है वो उसका L2 से बिलोंग करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ योर स्ट्रिंग विल बी फ्रॉम L1 टू L2। ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि L2 का जो पार्ट है वो पहले आप लिख लें और उसके बाद L1 को लिखें, दिस विल बी रॉन्ग। ये तभी पॉसिबल है जब आप L2 को L1 के साथ कंकेट करें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास केस क्या है कि हम L1 को कंकेटिनेट कर रहे हैं विद L2 के साथ। सो इट मीन द पार्ट ऑफ योर गिवन स्ट्रिंग firstly will belong from L1, after that the second part of your given string will belong from L2. So in this way you may write it as L1 L2 in concatenation process. So your string will start from TG1 and will end up at TG2. इसमें आपने सेकंड काम क्या करना है कि जो फर्स्ट टीजी का फाइनल स्टेटस है उसको रिमूव करना है और सेकंड स्टेट का जो इनिशियल स्टेटस है उसको भी रिमूव कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कंकेट कर रहे हैं तो कंफर्म है कि L1 से हम स्टार्ट करेंगे और कंफर्म है कि L2 के ऊपर हम उसको एंड करेंगे। सो इट मीन देयर इज नो नीड ऑफ final status of TG1 and there is no need to represent the initial status of TG2, क्योंकि initial status तो आप TG1 से ले रहे हैं और final status जो है वो आप TG2 से ले रहे हैं। तो इस तरह से सिंपल वे में जस्ट हमने क्या किया, एम्प्टी स्ट्रिंग का ट्रांजिशन हमने कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट की ओल्ड फाइनल और सेकंड की ओल्ड इनिशियल के साथ और उनका स्टेटस जो है वो उसको हमने रिमूव कर दिया। एंड दिस इज द केस ऑफ क्लोजर, द स्टार क्लोजर। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था क्लीन स्टार क्लोजर, तो ये दिस इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम दैट क्लीन स्टार क्लोजर। So further a TG accepting L1 may be as under, for example this is the transition graph of given language, that is we have two states, one is initial, second one is and that is the plus, and in between there may be more number of states and the transitions। तो इसमें आप देख सकते हैं जस्ट आपने कुछ नहीं किया, आपने अब विद एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इनिशियल को फाइनल के साथ कनेक्ट किया है और फाइनल को जो है वो सेम उसी तरह इनिशियल एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है वो इनिशियल के साथ आपने कनेक्ट किया है। रीज़न है सिंपल, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें क्लीन स्टार के अंदर जो स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं आपकी पार्टिकुलर लैंग्वेज में वो इन कम्बिनेशन भी आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रिंग ए एक्सेप्ट हो रही है तो ए भी पॉसिबल है कि उसमें ए स्टैरिक अगर एक लैंग्वेज है तो उसमें ए भी जो है वो एक्सेप्ट होगी, 2 टाइम ए यानी कि ए भी एक्सेप्ट होगी, 3 टाइम ए वो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी। सो फॉर दैट केस यू हैव टू कंकेट योर स्ट्रिंग विद न्यू सिंबल्स। तो इस तरह आप ए के साथ कंकेटिनेशन करते जा रहे हैं और बेसिकली दिस इज द ऑपरेशन ऑफ क्लीन स्टार, और उसमें भी आप एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ उसको कनेक्ट करने की रीजन यही है। लेट से यहाँ पे आपको ए मिलता है तो आप एन में जाते हैं और दोबारा आपको ए रिक्वायर्ड है तो आपको 1 पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अगेन आप एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करके 1 पे जाएंगे और फिर ए लेटर को रीड करते हुए आप दोबारा फाइनल में जा सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल वे टू इंट्रोड्यूस द स्टार क्लोजर ऑपरेशन ऑन गिवन रेगुलर लैंग्वेज। अब ये जनरल मेथड्स थे तीनों जिनके ऊपर हमने बात की। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इनको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव 2 different TGs as given in given slide, TG1 and TG2. You have two states in TG1 and 2 states in TG2. The first TG1 has the state 1 that is at the same time initial and final as well, and 2 is a normal or the non-final state. In TG2 we have the 2 states, one is P that is the initial and second one is the Q that is the final state. तो यहाँ से अब काफ़ी उम्मीद है कि इतनी डिस्कशंस हो चुकी हैं लैंग्वेजेस के ऊपर कि अब आप फौरी तौर पे पिक कर चुके होंगे कि इससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज कौन सी है। सो इट्स वेरी क्लियर, TG1 is representing even language and the TG2 representing the language in which there may be AAA or BBB can exist. So हम इसका जब TG बनाएंगे जो कि एक्सेप्ट करेगा L1 प्लस L2 को, तो हमने अब इन दोनों का यूनियन करना है और यूनियन ऑपरेशन अभी आप उसका मेथड पढ़ के आए हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, हम एक
न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसका एक एम्प्टी स्ट्रिंग का लेबल जो है वो फर्स्ट के इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी न्यू इंट्रोड्यूस्ड इनिशियल स्टेट जो होगी उसका एक एज एक ट्रांजिशन विद एम्प्टी स्ट्रिंग लेबल के साथ जो है वो हम उसको सेकंड टीजी के इनिशियल स्टेट के साथ जो है उसको कनेक्ट करवाएंगे। सो यू कैन सी हियर, ये हमारे पास TG1 और TG2 थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इसकी फर्स्ट TG की इनिशियल स्टेट की तरफ आपने मूव करवाया है, कनेक्ट किया है, और सेकंड एम्प्टी लेबल जो है वो आपने सेकंड TG के साथ जो है वो उसको आपने कनेक्ट करवाया है। सो दिस वेरी सिंपल, यूर स्ट्रिंग में लाई आइदर इन TG1 और इट मे लाई आइदर इन TG2। ओके, इसी तरह अगर कंकैटिनेशन की बात करें, सेम वही एग्जांपल है TG1 TG2 की, और हम इसका कंकैटिनेशन लेना चाहते हैं तो ये आपके सामने है। उसका प्रोसीजर हमने क्या पढ़ा था कि हम उन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करेंगे, यानी TG1 और TG2 को किस वे में कंबाइन करेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ 1 की जो फाइनल स्टेट है उसको ट्रांजिशन ग्राफ 2 की इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे और उनका जो स्टेटस है फाइनल और इनिशियल का उसको रिमूव करेंगे। सो यू कैन सी क्लियरली हियर कि फर्स्ट ट्रांजिशन ग्राफ में जो इनिशियल स्टेट है वो तो 1 है और फाइनल भी इसमें जो है वो 1 है। सो यू हैव टू रिमूव द प्लस साइन फ्रॉम हेयर, आपने यहाँ से प्लस साइन इसको रिमूव किया है, यानी कि ये फाइनल स्टेट है, और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इसको कनेक्ट किया है आपने सेकंड ट्रांजिशन ग्राफ की इनिशियल स्टेट के साथ, जो कि आप देख सकते हैं दिस इज एम्प्टी, और P को आपने जो उसका इनिशियल स्टेटस है उसको वहां से रिमूव कर दिया है। सो इट इज सिंपल कि अगर इस केस में जो भी स्ट्रिंग आपकी बिलोंग करेगी वो L1 और उसके बाद L2 से बिलोंग कर सकती है। फर्दर ये पॉसिबिलिटी है कि L1 से हमें एम्प्टी स्ट्रिंग ही मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली आप स्टेट 1 से P पे जाएंगे और फिर L2 की कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इसमें एक्सेप्ट हो सकती है। सो दिस इज द सिंपल वे टू डिफाइन हाउ टू कनकेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ्स बाय यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ कंकैटिनेशन। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में आप देख सकते हैं दिस इज द क्लोजर। लेट्स से वी हैव ट्रांजिशन ग्राफ 2 दैट हैव 2 स्टेट्स, अभी जो प्रीवियस में हमने देखा है, और उसका जो L2 स्टार हम फाइंड करेंगे उसमें सिंपली हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, और उसमें जस्ट हम एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसके साथ इनिशियल को फाइनल और फाइनल को इनिशियल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, अगर मोर देन 1 फाइनल स्टेट होंगी और मोर देन 1 इनिशियल स्टेट होंगी तो बेहतर अप्रोच ये है कि आप हर इनिशियल स्टेट को हर फाइनल स्टेट के साथ जो है एम्प्टी स्ट्रिंग से लेबल आउट करें, कनेक्ट करें, और इसी तरह हर फाइनल स्टेट को उसकी जितनी भी इनिशियल स्टेट है उसके साथ जो है वो आप एम्प्टी स्ट्रिंग का लेबल यूज करते हुए, इसकी ट्रांजिशन यूज करते हुए उसको कनेक्ट करें। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग जो है वो आपकी मिसिंग नहीं होगी और इस तरह से आप कंप्लीट जो है वो उसका क्लोजर जो है वो उसको फाइंड कर पाएंगे। This is the next operation, this is the next property, that is the closure, the reversal of a language, how to find a reversal। reverse का मतलब आप pretty much clear होंगे इसके बारे में कि आप किसी भी string का reverse find करना चाहें तो उसको reverse order में जब आप लिखते हैं तो उसका reverse consider होता है। Let's say if we write ABC, तो जब आप उसका reverse find करेंगे तो वो CBA हो जाएगा हमारे पास। So reversal of a string W with symbols A1, A2 and so on to AN is a string representing as W power R with symbols AN, AN-1 and so on to A1। just हम उसके symbols का order change करते हैं, जो सिंबल्स का समझ लें कि पहला लेटर है जो इनिशियल पे है वो जब हम उसका रिवर्स फाइंड करेंगे तो वो सबसे एंड में चला जाएगा और सबसे एंड वाला सिंबल जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। इस सेकंड स्टार्ट सिंबल जो है वो सेकंड लास्ट सिंबल बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग का, एंड दिस प्रोसेस विल सो ऑन। लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग W with value 110001, then after performing the reverse, so simply basically this is a reverse, so simply this is a reverse and 110001 इसका रिवर्स क्या होगा, हम इसको जस्ट इन रिवर्स ऑर्डर में राइट कर देंगे। सो द रिवर्स विल बी 100011। इसी तरह जब किसी लैंग्वेज का रिवर्स फाइंड करना है तो गिवन लैंग्वेज L,
द लैंग्वेज LR इज जनरेटेड बाय रिवर्सिंग ऑल स्ट्रिंग्स इन L, कि जो भी पार्टिकुलर लैंग्वेज दी है उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, आपने क्या करना है, हर स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो है उसको रिवर्स करते चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो if we have a language consisting of elements, 4 strings are there, 0 0 1 1 0 0 and 0 1 1 1। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो 0 का रिवर्स तो अब 0 ही होगा, क्योंकि ये एक लेंथ की स्ट्रिंग है, तो उसमें उसका रिवर्स भी सिंपली यही होगा। सो दिस इज 0। So for second 0 1, reverse will be 1 0. For 1 0 0, the reverse will be 0 0 1. For string 0 1 1 1, the reverse will be 1 1 1 and 0. So simple way में आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। So let's say if L is regular, then LR is regular proof using regular expressions. Simple. हम इसको simple way में write कर सकते हैं by using the regular expression construct. Theorem is if L is regular, then LR is also regular. This is the statement of theorem, and for proof we are supposed to let E be a regular expression for L. We show how to reverse E to provide a regular expression ER for LR. तो रिवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट उसमें से क्या करेंगे, उसका सबसे पहले एक रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे उसकी रिवर्स का, और उसके बाद सिंपली वो लैंग्वेज का रिवर्स कंसीडर करेंगे। सो गिवन E, हाउ टू बिल्ड ER, दिस इज द क्वेश्चन। सो फॉर दिस वन, इफ E इज एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी लैंग्वेज आर सिंपली अ सिंगल लेटर, देन ER विल बी इक्वल टू E। ये कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह की इक्वालिटीज़ जो हैं, हमने लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर बात की थी, तो इन डिटेल वहाँ पे देखा था कि बाय डेफिनेशन जो है कुछ किस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बाय डेफिनेशन उसको आप राइट कर सकते हैं, कि किस तरह से इक्वालिटीज़ फाइंड करते हैं आप। सो सिंपली that is the case. So if your regular expression consists of only one string, that is the empty string, then your ER will also be E. और अगर वो empty language है तो again वही empty language जो है वो आपकी ER में भी होगी। और अगर single letter है E, तो जो वो हम भी देख के भी आए थे कि अगर single letter आपकी string में exist करता है, जिस तरह हमने अभी 0 को देखा, तो उसका reverse भी हमारे पास 0 ही होगा। So every part of E refer to the part as F। अब अगर एक लेटर से ज्यादा की अगर हम बात करें, so it can be in only one of the 3 following forms। तो हम उसको 3 different scenarios के अंदर देख रहे हैं। One is in union, second one is in concatenation, and third one is in the closure form। तो हम यहाँ पे हर पार्ट को F नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी every part of E will refer to the part as F। So let's say F will be the simple expression will be equal to F1 plus F2। तो जब हम इसका रिवर्स फाइंड करेंगे FR का, तो वो कैसे होगा कि आप F1 का रिवर्स करेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे किसके साथ, F2 R के साथ। तो इस तरह से जो चीज़ आपको मिलेगी वो बेसिकली रिवर्स होगी आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। सिंपली कंकैटिनेशन की अगर हम बात करें, सो F is equal to F1 F2। So after performing the reverse operation, this will become FR is equal to F2R and F1R। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उसका रिवर्स फाइंड कर रहे हैं कि कंकैटिनेशन में तो पॉसिबल नहीं था जिस तरह यूनियन में किया, तो इसमें हम उसको रिवर्स कर देंगे, F2 पहले लिखेंगे और F1 को उसके बाद में लिखेंगे। So F is equal to F1 star, इसको कैसे लिखेंगे, the FR star will be equal to F1 R और उसका होल स्टार है, कि इस तरह से आप तमाम इसकी रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। सो उसी कंटिन्यूशन है, सेट ऑफ स्टेट्स इन न्यू मशीन M2। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हम इसकी एग्जांपल लेंगे, वहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। उससे पहले आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये स्टेटमेंट्स हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो सेट ऑफ स्टेट्स इन न्यू मशीन M2 आर सेम एज दैट ऑफ ओल्ड मशीन M1। कि अब अगर हम ऑटोमेटा की सेंस में, मशीन की सेंस में अपने इस रिवर्सल ऑपरेशन को प्रोसेस करना चाहें, इसको पोर्ट्रे करना चाहें, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। हम एक मशीन जो हमारे पास है, एक ऑटोमेटा जो हमारे पास है, हम उसके अगेंस्ट एक न्यू ऑटोमेटा बनाएंगे। लेट से हम उसको M2 का नाम दे रहे हैं, और जो ऑलरेडी ऑटोमेटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है हम उसको M1 का नाम दे रहे हैं।
सो सेट ऑफ स्टेट्स इन न्यू मशीन M2 आर सेम एज दैट ऑफ ओल्ड मशीन M2, नंबर ऑफ स्टेट वही होंगी। आप फर्दर क्या करेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस अ न्यू इनिशियल स्टेट विद ट्रांजिशंस टू ऑल एक्सेप्टिंग स्टेट्स ऑफ M1। तो जो पुरानी मशीन होगी M1 होगी, उसकी जितनी भी आपके पास फाइनल स्टेट्स होंगी उनको आपने कनेक्ट करना है या उनके साथ कनेक्ट करना है, एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस नई स्टेट को एम्प्टी स्ट्रिंग के लेबल के साथ आपने ओल्ड फाइनल स्टेट्स के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। ये भी क्लियर हो जाएगा आपको जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे। और इसी तरह फर्दर ऑपरेशन क्या करना है, मेक इनिशियल स्टेट ऑफ M1, M1 मीन ओल्ड जो कि गिवन है आपके पास। सो मेक इनिशियल स्टेट ऑफ M1 एज द ओनली फाइनल स्टेट, जो इनिशियल थी उसको आपने फाइनल कर देना है। रिवर्स ऑल दी ट्रांजिशन, हर ट्रांजिशन को रिवर्स कर दें। अगर आप Q1 से Q2 पे जा रहे हैं तो आप उसको रिवर्स करके Q2 से Q1 की तरफ उसका एज जो है वो आप बना दें। सो सिंपली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q1 स्टेट पे अगर आपको A मिलेगा तो आप Q2 पे जा रहे हैं, इसका रिवर्स क्या होगा, आप कहेंगे कि Q2 पे मुझे A मिलेगा तो हमने कहाँ पे जाना है, आप Q1 के ऊपर जाएंगे। सो अब ये 3-4 पॉइंट्स को जहन में रखें और इसी के अगेंस्ट जो है हम एक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी NFA कंस्ट्रक्शन फॉर LR। तो ये जो आपको सेंट्रल पॉइंट इसमें नजर आ रहा है, दिस इज द DFA फॉर L। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास हैं, दिस इज द Q0, दैट इज द इनिशियल। आप इनिशियल में इसका ब्लू कलर के अंदर जो इसको हमने सर्कल किया है उसको कंसीडर ना करें क्योंकि ये आफ्टर ऑपरेशन हमने इसको लगाया है। जस्ट फॉर इनिशियल मोमेंट हमारे पास Q0 एक स्टेट है जिसको हम इनिशियल स्टेट का नाम देते हैं क्योंकि इसके साथ स्मॉल एरो हमने जो है वो उसको कनेक्ट किया है। QI, QJ और एंड सो ऑन टू बहुत सारी स्टेट्स हैं और उसमें दिस इज QF1 फर्स्ट फाइनल स्टेट, QF2 सेकंड फाइनल स्टेट एंड सो ऑन टू QFK, K नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स आर देयर। सो हमने क्या बात की थी वहाँ पे, हमने ये कहा था अगर हम उन पॉइंट्स को अगर हम अपने जहन में रखें, इंट्रोड्यूस अ न्यू इनिशियल स्टेट विद ट्रांजिशंस टू ऑल एक्सेप्टिंग स्टेट्स ऑफ M1। तो हमने क्या किया है, हमने ये एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है, यानी कि ये जो बॉक्स है ये हमारा ओल्ड स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने Q0 इनिशियल जो है ये न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है और इसको कनेक्ट कर दिया विद एम्प्टी स्ट्रिंग लेबल तमाम पुरानी फाइनल स्टेट्स के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में हमने क्या किया है, मेक इनिशियल स्टेट ऑफ M1 एज द ओनली फाइनल स्टेट। तो जो अब यहाँ पे हमारे पास ओल्ड इनिशियल स्टेट थी उसको हमने डबल सर्कल कर दिया, ये ब्लू कलर के साथ आप देख सकते हैं, यानी अब हमने इसको फाइनल स्टेट बना दिया। इसी तरह रिवर्स ऑल दी ट्रांजिशन, हर ट्रांजिशन को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम QI से QJ की तरफ A को रीड करते हुए जा रहे थे तो अब हम QJ से इसका ऑर्डर चेंज करते हुए QI पे आएंगे, यानी इसको रिवर्स कर देंगे। सो रिवर्स ऑल ट्रांजिशंस मेक द ओल्ड स्टार्ट स्टेट एज द ओनली न्यू फाइनल स्टेट एंड दिस इज द न्यू फाइनल स्टेट, द इनिशियल स्टेट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड द कन्वर्ट द ओल्ड सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स इनटू नॉन फाइनल। तो ये जो फाइनल स्टेट्स थी ओल्ड स्टेटस में उसको हम न्यू मशीन के अंदर जो है वो नॉन फाइनल कंसिडर करेंगे। सो आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज ऑपरेशन we have get the new empty NFA for LR। तो इस तरह से हम सिंपल वे में जो है हम इसका रिजल्ट रिवर्स में फाइंड कर चुके हैं। इसको फर्दर आप देख सकते हैं, यानी इसको एग्जाम्पलीफाई करें, मुख्तलिफ एग्जाम्पल लें और इसके साथ इस प्रोसेस को ट्राई करने की कोशिश करें। इसी तरह डिफरेंस ऑपरेटर की अगर हम बात करें, द सेट डिफरेंस, व्हाट विल बी द सेट डिफरेंस, L1 माइनस L2 इज द डिफरेंस ऑफ L1 एंड L2 एंड दिस इज द सिंपल कि L1 की स्ट्रिंग में से L2 की स्ट्रिंग को माइनस करें, जो नेट रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी द सेट डिफरेंस दैट विल बी रिटन एज L1 माइनस L2 is the set of strings that are in language L1 but not in language L2. So L1 minus L2 is simply is equal to L1 intersection L2 complement। तो इस तरह से भी आप जब प्रोसेस करेंगे तो उससे भी जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो सेट डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी कि एक लैंग्वेज 2 का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसको L1 के साथ जो है वो आप कनकेट इसको इंटरसेक्ट करें और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली L1 माइनस L2 के इक्वल होगा। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड द सेट थ्योरी।
यानी ये डेफिनेशन हमारी नहीं है बल्कि बाय मैथमेटिक्स रूल्स सेट थ्योरी के जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वल है. Since regular languages are closed under complement and intersection operations, so this is the fact and it may be concluded that L1 minus L2 is also regular. चूंकि कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑपरेटर जो हैं वो क्लोज्ड हैं, यानी उससे जो रिजल्ट मिलता है वो आपको रेगुलर लैंग्वेज ही मिलती है. तो इस तरह हमारे पास जो डिफरेंस है ये भी हमारे पास जो है वो रेगुलर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन की ही सिर्फ क्यों बात की है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं. सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, हम प्रोसीड कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे. सो लेट एल बी अ लैंग्वेज डिफाइंड ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा, देन द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा नॉट बिलोंगिंग टू एल. वो तमाम स्ट्रिंग्स जो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेंगी वो जाहिर बात है आपकी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होंगी. यानी वो चीज़ें जो एक्चुअल में आपकी स्ट्रिंग्स ऐसी जो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती वो आपकी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है. सो सिंपली इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एल एंड इट इज डिनोटेड बाय एल सी और एल बार और एल डैश. तो आप किसी भी वे में इसको राइट अप कर सकते हैं, सी रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लीमेंट एंड एल बार रिप्रेजेंटिंग सेम कॉम्प्लीमेंट. For a certain language L, the complement of LC is the given language L. So अगर आप complement का complement लेंगे तो उससे जो result आपको मिलेगा वो simple language ही मिलेगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. So LC language का complement का जब आपने complement लिया है तो complement से cancel हो जाएगा और net result में आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या होगी, वो आपकी particular language होगी. हम इस सारे प्रोसीजर को, प्रोसेस को हम इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, represented by L dash और LC के कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को आप ऐसे लिख सकते हैं. और ये बेसिकली L कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा आपको, डिनोटेड बाय L बार और L डैश इज इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस L. कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा सेट्स के अंदर यूनिवर्सल सेट का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से आप अपने पार्टिकुलर सेट को माइनस करते हैं तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है. इन सिंपल वे कि सिग्मा स्टार वो तमाम स्ट्रिंग है जो आपके अल्फाबेट के ऊपर कंसिस्ट करती हैं और उसमें से आपकी जो पार्टिकुलर लैंग्वेज है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी है तो ए बी कॉम्बिनेशन के ऊपर तमाम स्ट्रिंग जनरेट होंगी. लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि इवन लेंथ की है, तो इसका मतलब है इवन लेंथ की तमाम स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है. लेकिन जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो तमाम इवन लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो कट ऑफ हो जाएंगी और तमाम ऑड लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएंगी एंड दैट विल बी नोन एज द complement of your language. So accepting states are made as non-accepting and vice versa. accept को non-accept कर दें, अगर उसकी बात कर रहे हैं आप ऑटोमेटा बना रहे हैं तो accepting को non-accepting कर दें और non-accepting को accepting कर देंगे. तो इस तरह से तमाम strings आपकी जो है वो complement वाली आपको as a result के तौर पे आपको मिल जाएंगे. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अ थ्योरम फॉर रेगुलर लैंग्वेज L, द कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर दैट इज L बार. So proof since L is a regular language, so by clean theorem there exists an FA say F accepting the language L. Simply आपने करना क्या है, DFA लें जो कि किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, उसकी तमाम नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल बना दें और फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल कर दें और इस तरह से आपको जो रिजल्टिंग DFA मिलेगा वो बेसिकली कंसिस्ट करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट के ऊपर. So FA thus obtained will reject every string belonging to L and will accept every string defined over sigma not belonging to L. तो इससे क्या होगा, वो तमाम स्ट्रिंग जो पहले रिजेक्ट थी अब एक्सेप्ट होंगी और जो एक्सेप्ट थी वो रिजेक्ट हो जाएंगी. Which shows that the new FA accepts the language L complement. Hence using clean theorem L complement can be expressed by some RE, thus L complement is regular. तो इस तरह से इस वे के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है वो भी क्लोज्ड है और वो भी उससे रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो भी रेगुलर कंसीडर होगा. This is for an example, this is a case you have the automata in which you have three different states that are Q0, Q1 and Q2. So Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 फाइनल है, Q2 नॉन फाइनल है. इसमें ट्रांजिशंस भी आप देख सकते हैं. इसमें अगर आप गौर करें तो किस टाइप की लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो सकती हैं, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती हैं. सो L इज इक्वल टू L ऑफ A स्टार B.
कि ए स्टार का लूप है, पॉसिबल है कि ए की वैल्यू आपको मिल सकती है और पॉसिबल है कि ए की वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। इसी तरह हमारे पास जो है तो इससे जो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा वो ए स्टार बी है, क्योंकि ए स्टार ऑप्शनल है, उसके बाद बी मिलेगा तो आप Q1 में जाएंगे और आफ्टर बी आपको कोई भी लेटर मिलेगा आप फाइनल से नॉन फाइनल की तरफ मूव करेंगे और वहीं पे आप जो है वो एज अ डेड स्टेट के तौर पर वहीं पे मूव करते रहेंगे। सो सिंपली द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ गिवन ऑटोमेटा इज सिंपल ए स्टार बी। तो जब आप इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स में अभी आपको क्या बताया है, जो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं उसको नॉन फाइनल करें और जो नॉन फाइनल स्टेट है उसको आप फाइनल स्टेटस उसका दे दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली सो Q0 जो कि नॉन फाइनल थी हमने उसको फाइनल किया, इनिशियल स्टेटस तो उसका सेम रहेगा। फाइनल स्टेट Q1 थी उसको नॉन फाइनल किया, Q2 नॉन फाइनल थी उसको हमने यहाँ पे फाइनल कर दिया है। सो सिंपल वे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब जो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बन रहा है वो क्या बनेगा। नंबर 1 चूंकि ये इनिशियल स्टेट है तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है। सो और ए स्टार जो कि लूप है ए का, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द ए स्टार। अगर ए स्टार की वैल्यू नहीं मिलेगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगी और वो आप Q0 पे रखेगी, यानी कि आप फाइनल स्टेट में होंगे। सो अदर पार्ट आपका क्या है, प्लस ए स्टार और उसके बाद बी मिले आपको, सो बी से आप Q1 पे जाएंगे और फर्दर आगे आपको ए प्लस बी कोई एक ऑपरेटर मिलेगा तो आप फाइनल में चले जाएंगे जो कि Q2 है और वहां पे ऑप्शनल है कि ए प्लस बी स्टार के साथ जो है वो आप यहाँ पे मूव करते रहेंगे जो कि फाइनल है। सो इट मीन द न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ गिवन केस इज ए स्टार प्लस ए स्टार बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार। तो सिंपल वे में इस तरह से आपने क्या करना है, अब किसी भी ऑटोमेटा का आप कॉम्प्लीमेंट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल। इसमें देख सकते हैं आपके पास 5 स्टेट्स हैं N O P Q R। N इनिशियल है, Q फाइनल है। आपने इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स हैं जो इसमें एक्सेप्ट हो रही हैं। वन इज ए बी ए, ये आप देख सकते हैं ए बी ए या फिर ए बी और बी, तो ये 2 स्ट्रिंग्स हैं। अब जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो उसमें इन 2 स्ट्रिंग के अलावा जितनी भी स्ट्रिंग है ए बी पे कंसिस्ट करती हैं वो सारी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने क्या किया है, जो इनिशियल थी उसको फाइनल किया है, जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल बना दिया है, पी को भी फाइनल बनाया है, क्यू को नॉन फाइनल कर दिया और आर को भी हमने प्लस कर दिया। तो इस तरह से 2 स्ट्रिंग्स के अलावा बाकी तमाम स्ट्रिंग इसमें जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगी और इस तरह से हम उसका बेसिकली जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेटर की। व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आइदर सेट। तो ये बाय डेफिनेशन बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये कैसे इक्वालिटी है, L1 इंटरसेक्शन L इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू L कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, M कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, उनका यूनियन फाइंड करें और L कॉम्प्लीमेंट M कॉम्प्लीमेंट के यूनियन का फिर आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो एज अ रिजल्ट आपको जो चीज मिलेगी वो बेसिकली L इंटरसेक्शन M होगी। So since we know regular languages are closed under union and complementation, so they are also closed under intersection। तो वही बात है, हम यहाँ पे आप complement और union की बात कर रहे हैं, तो अगर ये union और complementation के according अगर ये closed है आपका operation, so simply we can say that they are also closed under intersection process। So by definition, the Morgan's law, L intersection M will be equal to L complement and it is union with M complement and overall the result is complemented. So after using this operation or this law, the De Morgan's law, we have in net get the L intersection M. That is another property of regular languages. So just for convenience, this is a theorem statement for regular languages L1 and L2. The intersection L1 intersect L2 is regular. Simply this is by De Morgan's law and simply इसको हमने वैसे ही write up कर दिया as a proof जिस तरह हम अभी previous में देखे हैं। तो so this is the short way to define the intersection operator। So अगर हम इसको elaborate करें तो हम जानते हैं कि L1 L2 2 regular languages हैं, उनके complement भी regular होंगे, उनके complement का union भी regular होगा, उनके complement के union
का कॉम्प्लीमेंट जो लेंगे वो भी रेगुलर है, और उनके लैंग्वेजेस का जो इंटरसेक्शन लेंगे उसका रिजल्ट भी रेगुलर होगा. सो ओवरऑल दिस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ विल बी द रेगुलर है. This is the theorem statement. If L1 and L2 are two regular languages, then L1 intersection L2 is also regular. No doubt, हम इसको पढ़ चुके हैं अभी. So by De Morgan's law हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. हम इसको सिंपली अदर वे में हमने इसको राइट कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं. दिस इज L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे के ऊपर फिर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है. यानी आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं और आप इसको वो बार फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो हमने प्रीवियस पेज पे देखा है. तो वो दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम है. सो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, हम इस कॉम्प्लीमेंट को ओवरऑल पे अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, L1 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, तो ये उलट हो जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन है. और फिर इसी तरह जब L2 के ऊपर अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम L2 कॉम्प्लीमेंट ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट. सो ओवरऑल ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है, L1 कॉम्प्लीमेंट, L1 इंटरसेक्शन L2 के. Since L1 and L2 are regular languages, so are L1C, first language complement and second language complement, वो भी हमारे पास रेगुलर है. यानी दो लैंग्वेजेस अगर रेगुलर हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास रेगुलर है. सो L1 complement and L2 complement being regular provided that their union is also regular languages, and so their complement and after union's complement is also regular. ये वही चीज़ है जिसको हम बार बार उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बाय डी मॉर्गन्स लॉ जो हम पहले देख चुके हैं. So this will being the complement of regular language is regular language. अब इसके अकॉर्डिंग हम एक रिमार्क देख लेते हैं. If L1 and L2 are regular languages, then these can be expressed by the corresponding FAs, no doubt. So finding regular expressions defining the language L1 intersection L2 is not so easy, and building corresponding FA is rather harder. तो ये काम इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एफए की, जो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा. So let's say we have the alphabet that consists of two elements that are A, B, and we have two different type of languages. L1 that is the language of words with double A's, and language 2 that is the language of words containing even number of A's. तो इसके लिए हम L1 L2 के ऊपर FA कैसे बनाएंगे, जो कि एक्सेप्ट करेगा हमारे पास इनके केसेस को, इंटरसेक्शन को. तो उसके लिए हम देखते हैं इसको. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is the example. You have two different FAs. First is representing the language that is given here as a regular expression. हमने ये बात की है कि जिसमें डबल ए आएगा जिस लैंग्वेज में, और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है A plus B star AA into A plus B star, and the regular expression for second FA will be B plus AB star A overall star. तो ये हमारे पास वो दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं जिसको हमने यहाँ पे राइट अप किया है, जिसका हमने यहाँ पे जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन उसको राइट किया है. सो FA1 आप देख रहे हैं, ये इनिशियल स्टेट था, इसको हमने फाइनल बनाया है. Q नॉन फाइनल था, इसको भी फाइनल किया है. R फाइनल को नॉन फाइनल कर दिया है. इसी तरह जो सेकंड ऑटोमेटा था उसमें ये फाइनल स्टेटस ख़त्म किया है 1 का, और 2 को फाइनल स्टेटस जो है वो हमने न्यू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है. सो अब हमारे पास जो 2 न्यू FAs एज अ रिजल्ट हमें मिले हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन लैंग्वेजेस को. तो अब हमने उन्हीं को पिक किया है जो दोनों कॉम्प्लीमेंट अभी हमने डिजाइन किए हैं. सो नाउ FA एक्सेप्टिंग L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब्ड अर्लियर में बी एज फॉलो. अब हम इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपको याद होगा हमने जब क्लीन थ्योरम की बात की थी तो वहाँ पे हमने एक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया था, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने अपनी एंट्रीज जो हैं वो गिवन ऑटोमेटा के ऊपर हमने डिज़ाइन की थी. तो हम उसका आइडिया देखते हैं यहीं पे. So this is the FA1 and this is the FA2, not the FAs but the FAs after performing the operation of complement. This is the FA1 complement and this is the FA2 complement.
तो अब हमने इसमें क्या किया है, वहां पे हमने इसके दो मेथड देखे थे। हमने ये कहा था कि हम रॉ वाइज इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, Z1 नोटेशन से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे न्यू नोटेशन हमें मिलती जाएगी हम उसको यहाँ पे न्यू स्टेटस उसका राइट करते चले जाएंगे। तो उसमें अगर Z1 के बाद आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप वहाँ पे Z2 राइट करते थे और उसके बाद न्यू कॉम्बिनेशन मिलता था तो Z3 राइट करते थे और न्यू रॉ के लिए फिर आप नेक्स्ट नंबर यानी Z1 के बाद Z2 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। अदर केस वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि एक प्रोसीजर तो ये है जो मैंने अभी बताया, या फिर ये था कि आप तमाम कॉम्बिनेशन को वन टाइम राइट कर लें और उसके बाद जो है वो इसको प्रोसेस कर लें। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें चांसेस हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है टेबल में वो कम हो सकती हैं, लेकिन अब जो मेथड हमने यहाँ अप्लाई किया इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो फिक्स्ड हैं, यानी कि हमने कम्बिनेशन जो डिज़ाइन किए हैं वो सिंपल कैसे किए हैं, यहाँ से इसकी फर्स्ट स्टेट को लिया है और इसकी दोनों स्टेट के साथ कम्बिनेशन बनाया है। सो P कम्बिनेशन विद 1 एंड P कम्बिनेशन विद 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं P का कम्बिनेशन 1 के साथ, P का 2 के साथ, एक को नाम Z1 का दिया, एक को नाम आपने Z2 का दिया। फिर Q का कम्बिनेशन 1 और Q का कम्बिनेशन 2 के साथ, दिस इज Q1 एंड Q2 एंड दिस इज नोन एज दी Z3 एंड दी Z4। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो यहाँ पे Z नोटेशन के अंदर जो है वो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जो R स्टेट है उसका कम्बिनेशन 1 और 2 के साथ आपने जनरेट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो R1 और R2 दो न्यू कॉम्बिनेशंस हैं और इसके साथ जो न्यू हमने स्टेट्स के लेबल बनाए हैं वो Z5 और Z6 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, सो फाइनल स्टेटस अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कम्बिनेशन P और 1 का बन रहा है तो यहाँ पे P1 तो फाइनल है लेकिन P फाइनल है, 1 फाइनल नहीं है, आपने इसको फाइनल स्टेटस नहीं दिया। Z2 कम्बिनेशन P2 का है तो P भी फाइनल है, 2 भी फाइनल है, तो जहाँ पे कम्बिनेशन दोनों फाइनल होंगे वहाँ पे आप इसको स्टेटस जो है वो फाइनल कंसिडर करेंगे। सो अगेन Q एंड 1 है जो कि आपके पास फाइनल स्टेट है, Q2 ये भी फाइनल है और R1 ये Z5 है और इसी तरह R2 जो है वो हमारे पास Z6 को नोटेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z1 फाइनल है, Z2 फाइनल है, Z3 फाइनल है, Z4 फाइनल है और Z6 भी फाइनल है। सिर्फ Z5 एक ऐसी न्यू स्टेट है या उसका कम्बिनेशन है जो कि फाइनल नहीं है। सो इट मीन इन कम्बिनेशन इफ एनी वन स्टेट इज belong to final status then your new state label will be considered as the final। अब इसमें देखें A और B के अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया है। सो P पे जब आप A को रीड करेंगे, P पे A को रीड करेंगे आप Q में जाएंगे, दिस इज द Q। 1 पे A को रीड करेंगे आप कहाँ पे जाएंगे, 1 पे A को रीड करेंगे आप 2 पे जा रहे हैं, दिस इज Q2 कम्बिनेशन और Q2 को आप फाइंड जब यहाँ से करेंगे तो ये आपको Z4 यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह P पे जब आपने B को रीड किया है तो आप देख सकते हैं कि आप अगेन P के अंदर हैं और 1 के ऊपर जब आप B को रीड करते हैं तो अगेन आप 1 के ऊपर हैं। सो दिस इज कम्बिनेशन ऑफ P1 एंड दिस इज करस्पॉन्ड टू Z1। अब इसमें एक डिफरेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Z नोटेशन ऑन लेफ्ट साइड है क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे न्यू नोटेशन के साथ हमने इसको स्टार्ट किया Z1 के साथ और उसका जो कम्बिनेशन है वो बाद में इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह यहाँ पे हमें कम्बिनेशन जो है वो पहले रिटर्न होता है और उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसका लेबल जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो दिस इज द वे दैट यू हैव टू राइट न्यू स्टेटस इन ओल्ड स्टेट्स एज द फर्स्ट पोजीशन एंड इन द न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग कॉलम्स यू हैव टू राइट इट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ यूर कम्बिनेशन और आफ्टर जनरेटिंग यूर कम्बिनेशन। तो इस तरह से आप इसको जनरेट कर लेंगे। अब बाकी रिमेनिंग जितने भी रोज हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इजीली जो है वो आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो हेयर ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेट्स ऑफ FA1 कॉम्प्लीमेंट एंड FA1 कॉम्प्लीमेंट आर कंसीडर्ड। तो अब आप क्या करेंगे, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं FA1C कॉम्प्लीमेंट और FA2C कॉम्प्लीमेंट उसको हम देखते हैं। सो टेबल अब हमारे पास आ चुका है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब हमने इसके अकॉर्डिंग इसको जनरेट किया है। एट स्टेट Z1 यू रीड A, यू विल गो इन Z4 एंड एट C1 इफ यू रीड B यू विल गो इन Z1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Z1 दैट इज द इनिशियल एंड फाइनल एज वेल। सो दिस इज द फाइनल बेसिकली।
So Z1 is the plus and minus at the same time. So at Z1 पे जब आपने A को रीड किया आप Z4 पे जा रहे हैं, और जब आपने इस पे B को रीड किया तो आप Z1 के ऊपर लूप कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आप इजी वे के अंदर बना सकते हैं। जस्ट आपने इसको लेबल आउट करना है कि किस तरह से एक स्टेट जो है वो आफ्टर रीडिंग लेटर A और B जो है वो किस स्टेट के ऊपर मूव आप उसको करवा रहे हैं। सो ओवरऑल ये हमें रिजल्ट मिला है, और इसके अकॉर्डिंग अब जब हम इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे कॉम्प्लीमेंट का, सो एन एफ ए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जस्ट इनके लेबल्स चेंज कर दिए हैं, प्लस को फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल कंसीडर करेंगे। सो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जस्ट Z5 जो है हमारे पास वो नॉन फाइनल है, बाकी तमाम स्टेट्स इसमें फाइनल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि Z5 को फाइनल कर दिया अपने रिजल्ट में, और बाकी तमाम स्टेट्स जो थी उनको नॉन फाइनल हमने कर दिया है। सो द करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी डिटरमिन्ड एज फॉलो। हम कैसे उसको लिख सकते हैं, द रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द लैंग्वेजेस L1 इंटरसेक्शन L2 कैन बी ऑब्टेन्ड converting and reducing the previous FA into a GTG as after eliminating state Z2 and Z6। अब फिर दोबारा आप रिकॉल करें अपने उसी प्रोसेस को जो हमने क्लीन थ्योरम में देखा था कि अब हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसकी 1 by 1 स्टेट्स जो हैं उसको हमें रिमूव करते चले जाना होगा। तो हम इनिशियल में Z2 और Z6 को रिमूव कर रहे हैं। Z2 रीज़न सिंपल है कि Z4 और Z3 के दरमियान Z2 जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट है, और आप इसका पाथ जो है वो डायरेक्ट कर देंगे Z4 को Z3 के साथ, और इसी तरह Z6 आपको जो नज़र आ रहा है वो Z5 और Z3 के दरमियान जो एज इंटरमीडिएट स्टेट है। तो हमने सेंट्रल स्टेट जो है वो इसको रिमूव करते थे, इसको हमने देखा भी था, इसको याद भी होगा आपको कि जब हमने क्लीन थ्योरम के ऊपर डिस्कशन की थी पार्ट 2 के अंदर, तो हमने कहा था कि आप मिडिल स्टेट को जो है वो वहाँ से रिमूव करते हैं। सो एट इनिशियल आप Z2 और Z6 को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटस है। जब आपने Z2 को यहाँ से रिमूव किया तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, B स्टैटिक और A, जो कि Z4 को Z3 से कनेक्ट कर रहा है। सो दिस विल बिकम B स्टैटिक एंड A। इसी तरह जब आप 6 को रिमूव करेंगे तो इसका ऑपरेशन क्या बनेगा, इसमें लूप भी है, इसमें सर्किट भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर Z3 से Z5 की तरफ रूट करें तो ये बनता है A B स्टार और A। तो ये आप देख सकते हैं Z3 से Z5 को कनेक्ट किया A B स्टार A के साथ, और इसी तरह Z5 से अगर आप देखें तो ये Z5 पे B है और उसके बाद लूप है, और उसके बाद आप A के साथ Z6 पे जा रहे हैं और B का लूप है और रिटर्न बैक A से हो रहे हैं। सो A B स्टार A प्लस इसके साथ ये जो लूप है हमारे पास। तो इस तरह से आपने स्टेट्स Z2 और Z6 को यहाँ से वे ऑफ कर दिया है। तो जब हमने इसको निकाल दिया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 4 हैं, Z1 Z4 Z3 और Z5 है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, हम इसकी स्टेट Z3 जो है वो उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि Z3 जो है वो बेसिकली हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। अब Z1 Z4 और Z5 को रिमेन करेंगे। तो Z1 का जो रिलेशन है वो अगर आप देखें Z3 के साथ या Z4 और Z1 को जब हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है तो Z1 से Z4 पे आप बाय यूजिंग A जा रहे हैं, और Z1 के ऊपर आपका पास जो स्टेटस है वो क्या है वो आप देख सकते हैं, दिस इज B दैट इज द लूप प्लस, और इसके साथ आप क्या कर रहे हैं A B स्टार A B स्टार A B। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल वे के अंदर हमने इसको यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Z1 से आप Z4 पे जा रहे हैं और फिर Z3 पे जाने के बाद आप दोबारा से Z1 पे आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया लूप में, दिस इज द सिंपल B आफ्टर दैट प्लस A, इसको कनकेट किया B स्टार A B स्टार A, और अगेन Z3 से Z1 पे आप B के साथ जा रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन दैट विल कनेक्ट Z1 Z4 एंड Z3 आफ्टर दैट Z1 एज वेल। इसी तरह Z1 और Z4 डायरेक्टली A के साथ कनेक्ट है ये, और इसी तरह Z4 जो है वो Z5 के साथ कनेक्ट है, और इसका भी एक पाथ आपको A मिल रहा है जो कि आप देख सकते हैं दिस इज A, और एक पाथ इसका क्या है B स्टार A, और कनकेट कर रहे हैं इसके साथ A B स्टार A। सो दिस इज B स्टार A एंड A B स्टार A,
और इसी तरह Z5 पे लूप है जो कंसिस्ट करता है ए बी स्टार ए और प्लस बी के साथ, सो दिस इज़ बी प्लस ए बी स्टार ए, उसको जस्ट हमने ऑर्डर उसका चेंज कर दिया, बाकी वो सेम है। अब इसी तरह जो सेंट्रल मिडिल स्टेट है वो हमारे पास Z4 है, अब उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो आफ्टर दैट यू विल कंबाइन दीज टू ट्रांजिशंस, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो एट द मोमेंट हमारे पास स्टेटस है हमारे ऑटोमेटा का, हम उसमें से जब रिमूव करेंगे Z4 को तो ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगी रेगुलर एक्सप्रेशन A इंटू दिस वन, सो A इंटू ए प्लस बी बी स्टार ए बी स्टार ए, और सेम उसी तरह Z1 का अपना लूप है, Z5 का अपना लूप है, और जब हम इस तमाम को रिमूव करेंगे तो यहाँ से लूप और यहाँ से लूप को, तो जब हम कंबाइन करेंगे पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को तो ये बन जाएगा b प्लस ए बी स्टार ए इंटू ए प्लस बी स्टार ए बी स्टार ए इंटू बी प्लस ए बी स्टार ए होल स्टार। तो दिस इज द लूप, for that you have to write star here, this is a loop, you have to write star for here, and this is the simple, and you have to write it in simple way। तो अब हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट मिला है वो आप देख सकते हैं, वो ये कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है जो आप यहाँ ट्रांजिशन के ऊपर इसको शो कर रहे हैं। सो एफ ए करस्पॉन्डिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस, अगेन हम इस प्रोसेस को इन शॉर्ट वे जो है वो भी प्रोसेस कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं कि कैसे प्रोसेस करेंगे। द सेम प्रोसीजर कैन बी डन बाय यूजिंग अ शॉर्ट मेथड। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेट F3 बी एन FA एक्सेप्टिंग L1 इंटरसेक्शन L2, then the initial state of FA3 must correspond to the initial states of FA1 and FA2। इस तरह की सिनेरियो हम पहले भी देख चुके हैं। Since the language corresponding to L1 intersection L2 is the intersection of corresponding languages L1 and L2 consist of the strings belonging to both L1 and L2, therefore a final state of FA3 must correspond to a final state of FA1 and FA2। तो ये चीज ये हम शॉर्ट मेथड के अंदर हम ये चीज़ें कर पाएंगे। सिंपल है, सबसे पहले हमारे पास ये लैंग्वेजेस हैं जिसकी हमने बात की थी और ये उनके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा हैं। हमने इसको रिवर्स नहीं किया, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं किया, ये सिंपल ऑटोमेटा है हमारे पास FA1 एंड FA2, और डायरेक्टली इनके अगेंस्ट जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो टेबल उसका जनरेट कर दिया है। तो सो यू कैन सी क्लियरली है हमने उसी तरह इसको Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 और Z6 के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है, और जिस तरह प्रीवियस में हमने इसको ऑन रीडिंग A एंड ऑन रीडिंग B जो है वो इसको पॉपुलेट किया अपने इस पूरे टेबल को, और उसके बाद हमने जो है वो इसका करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो जनरेट की है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं Z5 इज द ओनली स्टेट दैट इज कंसीडर्ड एज द फाइनल, ऑल अदर स्टेट्स आर द नॉन फाइनल स्टेट्स। अब ये तो बात तो क्लियर हो गई आपको कि वो जो रिजल्ट हमने एक लॉन्ग मेथड के थ्रू फाइंड किया था उसको वेरी शॉर्ट वे में कि हमने कॉम्प्लीमेंट में गए बगैर हमने उसका क्या किया है, दो एफेज लिए, उनका डायरेक्टली टेबल जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे उसका फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है, और ये सेम वही ट्रांजिशन डायग्राम है जो हमें एक लॉन्ग मेथड के थ्रू एज अ रिजल्ट हमें वहाँ पे मिली थी। And this is the task, build an FA corresponding to FA1 intersection FA2, and the FA1 that is basically representing the number of states, the number of strings that can be accepted which are ending at string letter A, and this FA2 has only two states and it will represent the odd number of strings will be accepted here। तो इसके ऊपर अब आप FA1 इंटरसेक्शन FA2 फाइंड करें, लॉन्ग मेथड के थ्रू भी आप इसको फाइंड करें और शॉर्ट मेथड के थ्रू भी आप इसको फाइंड करें। तो इस तरह सिंपल वे में अब आप ये टास्क जो है वो इजीली अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस इज होमोमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, जस्ट इसमें आपने क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो कैसे करनी है उसको हम देख लेते हैं। Substitute each symbol in sigma, that is the main alphabet, by a corresponding string in T, that is another alphabet. Let's say we have two alphabets, one is main alphabet and the other one is the
corresponding alphabet in which you have to generate an image for that. So you can write it here as h. H representing is a function and a function of a homomorphism. So h जिसमें sigma and this will generate or this will produce an image from T star. So for example हम एक string की अगर बात करें, हमारे पास दो अल्फ़ाबेट हैं. एक अल्फ़ाबेट में a b कंसिस्ट करता है, सेकंड अल्फ़ाबेट नेम is t and it consists of two elements that are a and b. So let a homomorphic function h on sigma can be, let's say, h of 0, यानी कि homomorphic function of this letter h of 0 जब भी आपको मिलेगा, यानी 0 लेटर जब भी आपको मिलेगा फ्रॉम अल्फ़ाबेट सिग्मा, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको ए बी के साथ. इसी तरह इसके 1 के लिए मीन h of 1 विल बी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग. तो जब भी आपको 1 मिलेगा तो उसको आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करेंगे. So according to this, let's say you have the w that is a string 10110. For example, अगर आपके पास ये string है 10110, तो आप उसका hw कैसे find करेंगे? That will be equal to the empty. ये आप देख सकते हैं for this one के लिए हमारे पास homomorphic function जो है वो आपको empty string provide करके दे रहा है. So for this one you will generate the empty string here. For this 0 you will generate you can see here ab. तो इसका जो image बनेगा हमारे पास वो ab है. और इसी तरह अगेन 1 है आपकी स्ट्रिंग में, 1 के लिए हम एम्प्टी स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. अगेन 1 है, उसके लिए एम्प्टी स्ट्रिंग है. और इस 0 के लिए जो हम हमारे फंक्शन है या उसका इमेज है वो हमारे पास ए बी है. तो इस 0 को आप रिप्लेस करें ए बी के साथ. सो ओवरऑल जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो स्ट्रिंग एज अ रिजल्ट मिल रही है वो क्या है, वो ए बी है. सो इन जनरल हम कह सकते हैं होमोमॉर्फिक फंक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग किसके इक्वल होगा, h of a1, h of a2 and so on to h of an. मीन उसके जितने भी स्ट्रिंग के पार्ट्स हैं, लेबल्स हैं, और उसको वन बाय वन आप जो है वो प्रोसेस करते चले जाएंगे. उसका पहला लेबल उठाएंगे, सेकंड लेबल उठाएंगे, सेकंड आइटम एंड सो ऑन. इस तरह से आप उसको वन बाय वन पिक करते चले जाएंगे. So for a language, let alphabet is equal to 0, 1 and t is equal to a, b. So language के लिए अगर आप बात करें, हम कहते हैं कि h of 0 जो है वो a है, और h of 1 जो है यानी 1 जहाँ पे आपको मिलेगा होमोमॉर्फिक फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो उसका इमेज जो आपको मिलेगा वो आप जनरेट करेंगे bb के साथ. So if l is equal to 0 0 1 1 0, so the homomorphic function of your given language will be equal to AA and BB. In your language you have only two words and that are 0 0 and 1 1 0. So when you replace this 0 with given homomorphic function that is AA, 0 को आपने रिप्लेस किया AA के साथ तो ये फर्स्ट सेट आ गया AA का. और इसी तरह सेकंड में आपने जब इस A को इस 0 को रिप्लेस किया है तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है वो AA मिल रहा है. सो कम्प्लीटली यू हैव रिसीव्ड AA. So second की अगर आप बात करें, so 1 is replaceable by using BB. So there is 2 times 1, so you will replace it by BB, BB and AA. तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो है वो रिजल्ट मिल गया है. और ये रिजल्ट जो है वो आपके पास आपकी पूरी लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि लैंग्वेज में 2 ही स्ट्रिंग थी आपके पास, उसके ऊपर जब आपने होमोमॉर्फिक फंक्शन को अप्लाई किया है तो यहाँ से आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिल गया है. सिंपली दिस इज दी होमोमॉर्फिक में हमने क्या किया है कि हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट थे. एक अल्फ़ाबेट वो है जिसमें से स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और सेकंड अल्फ़ाबेट आपका वो है जिसमें से आप उसका इमेज फाइंड कर रहे हैं. और जस्ट आप क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट सिग्मा में से जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है आप उसका एक इमेज बना के रख रहे हैं, होमोमॉर्फिक इमेज, और उसको उठा के उसकी स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग जो है उसको रिप्लेस करते चले जा रहे हैं. ओके,
So the theorem statement is simple. If L is a regular language over alphabet sigma and H is a homomorphic on sigma, then H of L is also regular. No doubt about that. यही बात हमने भी देखी है. हम इसको और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे. So let's say we have two alphabet. One is simple alphabet sigma 01 and T consisting of A B. होमोमॉर्फिक फंक्शन में 0 को रिप्लेस करेंगे उसका इमेज ए के साथ, H1 को रिप्लेस करेंगे बी के साथ, और लेट से हमारे पास लैंग्वेज जो है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 + 1 स्टार 0 0 × 0 + 1 स्टार. सो रेगुलर एक्सप्रेशन आफ्टर अप्लाइंग होमोमॉर्फिक फंक्शन विल बी इक्वल टू, आप रिप्लेस कर देंगे जस्ट 0 को हम कह रहे हैं डबल ए के साथ, 1 को डबल बी के साथ, 0 को डबल ए और 0 1 को डबल ए प्लस डबल बी के साथ. सो सिंपली हैंस अ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि हमें यहाँ से जो लैंग्वेज यहाँ से जनरेट होकर मिली है वो भी बेसिकली जब आप उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअल में आपकी पार्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करेगा. So regular languages are closed under homomorphism. This is a theorem. If L is regular, then so is H of L. If E is a regular expression for L, then show that language of H of E, homomorphic function of E का जब आप लैंग्वेज फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगी लैंग्वेज ऑफ यूर एक्सप्रेशन के ऊपर जब आप होमोमॉर्फिक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी. सो द बेसिक आइडिया इज दैट इफ यूर एक्सप्रेशन हैज empty string or empty language or single letter then the claim holds. ये बात तो सिंपल है कि वो रिजल्ट आपका वही होगा. इंडक्शन में क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ई इज इक्वल टू, दिस इज द यूनियन केस, दिस इज द कंकैटिनेशन एंड दिस इज द स्टैटिक केस. सो जस्ट कुछ भी नहीं है, हम इस फर्स्ट केस को उठा रहे हैं कि आप एच ऑफ ई फाइंड करेंगे और उसके ऊपर जो लैंग्वेज बनेगी वो इक्वल होगी एच ऑफ ई 1 प्लस एच ऑफ ई 2 ओवरऑल इसके ऊपर जो लैंग्वेज अप्लाई करेंगे. सो जो लैंग्वेज मिलेगी उनके यूनियन करने के बाद, क्योंकि हम यूनियन ऑपरेशन की यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. इसी तरह जब आप इसको सेपरेट करेंगे, दिस इज द एल इंटू एच ऑफ ई 1 यूनियन विद एल ऑफ एच ऑफ ई 2. तो इस तरह से ये आप इसको एक्सप्रेशन 1 का नाम दे रहे हैं और इसको रिवर्स प्रोसेस किया है, एल को रिप्लेस कर दिया एच के साथ एंड दिस इज द यूर स्टेटमेंट नंबर 2. सो बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट जो है L इंटू एच ऑफ ई 1 ये इक्वल है H इंटू एल ऑफ ई 1, और इसी तरह L इंटू एच ऑफ ई 2 जो है वो इक्वल है किसके, H इंटू एल ऑफ ई 2 के. सो देयरफॉर L इंटू एच ऑफ ई इज इक्वल टू H इंटू एल ऑफ ई, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्लेम था जिसका हम प्रूफ करना चाह रहे थे, और बाय यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ यूनियन हम इसको यहाँ पे प्रोसेस कर चुके हैं. और इसी तरह कंकैटिनेशन केस के अंदर, क्लोजर केस के अंदर भी इसको ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है. This is the inverse homomorphism. Let L be the language over alphabet T. Then the inverse homomorphic function of language L is the set of strings W in sigma star such that H of W is in L. तो इसका रिवर्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं W will be a string such that H of W is in L, कि वो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी. वेरी सिंपल है, ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में. लेट से सिग्मा हमारे पास जो है वो 0 1 है और T जो है वो A B है और इसका होमोमॉर्फिक फॉर 0 इमेज जो है वो A है. H of A1 is equal to B, H of 2 is equal to BA. So let's say we have a language with only one word in it, that is A B A B B A. तो यहाँ पे जब आप इसका होमोमॉर्फिक फंक्शन आपने अप्लाई किया है तो सिंपल आप देख सकते हैं इसके तमाम यूनिक केसेस जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड कर लेने हैं. सो फॉर दिस A can be represented by 0, so this A is correspondingly written as 0. फॉर बी के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, इसको आप रिप्रेजेंट दिस इज बी ए, तो बी ए को आप रिप्रेजेंट करते हैं 2 के साथ, तो हमने यहाँ पे बी ए को 2 के साथ राइट किया है. फिर ये बी है, इस बी को अगेन आपने 1 के साथ और फिर इस बी को आपने 1 के साथ रिप्लेस किया है, और ये ए है और ए को आपने यहाँ पे 0 का इमेज क्रिएट किया. दिस इज द वन सैंपल. अब आप इसमें अदर केस क्या इसका पॉसिबल है, आप कहते हैं कि ये ए है, इसको 0 से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद ये 1 बी है, इसको आप 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, अगेन ए है, इसको आप फिर इसको 0 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं,
फिर आपके पास b है इसमें, और b को आप 1 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, फिर ba है उसको आप यहाँ पे 2 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं. सो इन दिस वे यू कैन राइट सिंपली दिस सेकेंड. इसी तरह जितने भी इसके फंक्शन पॉसिबल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, any number of time the unique strings can be generated. You have to write all such type of strings. तो थर्ड वन केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं. फिर हमने यहाँ पे क्या पिक किया है, we have type A for 0 and this is BA. For it we have to write 2 and again you have to write this B for 1. इसको 1 लिखा है, और again BA है, BA का इमेज जो है वो एक्चुअल इमेज है किसका, 2 का, तो उसको आपने यहाँ पे 2 राइट किया है. एंड लास्ट वन, आपने तमाम लेटर्स जो हैं उसको सिंगल वे में राइट किया यहाँ पे. यू कैन सी हियर दिस इज A एंड फॉर A यू हैव टू राइट 0, फॉर B you have to write 1, for A you have to write 0, for B you have to write 1, for B you have to write 1, for A you have to write 0. So in this way तमाम कॉम्बिनेशन डिफरेंट बेस के अंदर हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, और हमने एक्चुअल में इमेज की बेस पे उसका एक्चुअल जो सिंबल था उसको हमने फाइंड कर लिया है. सो सिंपली दिस इज द होमोमॉर्फिक फंक्शन ऑफ योर गिवन लैंग्वेज. सॉरी, दिस इज इनवर्स होमोमॉर्फिक फंक्शन ऑफ योर गिवन लैंग्वेज. तो जब ये इनवर्स है, जब आप इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे, मीन h इंटू इनवर्स ऑफ l फाइंड करेंगे, तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा से रिकन्वर्ट कर देना है कि इसमें ए बी फॉर्म के अंदर, जो कि आपकी एक्चुअल लैंग्वेज है. तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे, सो नाउ दिस विल बिकम ए बी बी ए. चूँकि ये इमेज सारे एक ही स्ट्रिंग से लिए गए थे, तो इस रिजल्ट में भी आपके पास जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेगी वो सिमिलर होंगी. सो आप सिंपली इन सब को 1 टाइम भी राइट कर सकते हैं, जो कि इस तरह से आपने राइट कर दिया. सो एक्चुअली यू हैव रिसीव्ड योर एक्चुअल लैंग्वेज. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म. दिस इज द केस 2. ये भी पॉसिबल है. आपके पास 2 अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट 0 1 T इज इक्वल टू ए बी. h ऑफ 0 का इमेज ए है, h ऑफ 1 इज इक्वल टू बी ए है. लेट l आपकी ये लैंग्वेज है, और ये जस्ट 1 2 3 4 5 6 इसमें हमारे पास जो है वो इसकी स्ट्रिंग्स हैं, वर्ड्स हैं जो इससे बिलोंग कर रही हैं इस पार्टिकुलर लैंग्वेज से. जब हमने इसका इनवर्स फाइंड किया है तो उस पर हमें क्या मिला है, डबल ए रिप्लेसेबल है 0 के साथ, 0 राइट किया. बी ए रिप्लेसेबल है 1 के साथ, राइट किया. ए बी, कोई भी आपके पास इमेज ऐसा नहीं है जो ए बी पे कंसिस्ट करता हो, सो इट मीन नथिंग विल रिसीव्ड फ्रॉम एयर. ए बी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है आपके पास जिससे आप ये प्रोड्यूस कर सकें ए बी, इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा. बी ए बी, इसमें भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है. बी ए तो रिसीव होगा, लेकिन उसके बाद ए बी आपको नहीं मिलेगा, तो इस तरह से ये इससे भी आपको कुछ भी रिसीव नहीं होगा. सो द लास्ट वन, बी ए ये रिटर्न करेगा 1 को, ए ये रिटर्न करेगा 0 को, और अगेन बी ए ये रिटर्न करेगा आपको 1 को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें नेट रिजल्ट में, दिस इज लैंग्वेज में जो हमें रिसीव हुआ वो ए बी ए बी और बी ए बी ए था. लेकिन जब हमने इसका इन्वर्स फाइंड किया है तो हमें रिजल्ट में 3 स्ट्रिंग्स मिली हैं जो कि डबल ए बी ए और बी ए बी ए पे कंसिस्ट करती हैं. तो जब हमने इसको इन्वर्स फाइंड किया है तो ए का इन्वर्स 0 है, अब बी ए का डबल ए का इन्वर्स 0 है, बी ए का रिवर्स 1 है, और बी ए बी ए का इन्वर्स जो है वो 1 0 1 है. तो ये सिंपली अब जब हम इसका होमोमॉर्फिक फाइंड करेंगे इस इन्वर्स होमोमॉर्फिक लैंग्वेज का, तो उससे हम दोबारा से इसको रिकन्वर्ट करेंगे. अब 0 से हमें डबल ए मिलेगा, 1 से हमें बी ए मिलेगा, 1 0 1 से हमें बी ए बी ए मिलेगा. सो इट मीन अब आपको जो एक्चुअल लैंग्वेज थी उसमें 6 स्ट्रिंग्स थी, जो रिजल्ट आपको मिला है उसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं जो कि लेस हैं एक्चुअल स्ट्रिंग से. लेकिन रिसीव होने वाली तीनों लैंग्वेजेस बेसिकली आपकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो बेसिकली आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिक फंक्शन दैट h ऑफ इनवर्स ऑफ l मे बी अ सबसेट ऑफ योर गिवन लैंग्वेज. सो दिस इज ट्रू. तो ये केस पॉसिबल है. फर्स्ट केस में हमने देखा था कि वो उसके इक्वल आया था रिजल्ट, लेकिन सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि उसका सबसेट आ रहा है. दिस इज द पॉसिबल.
So if H is a homomorphism from alphabet sigma to alphabet T and L is a regular language over T, then inverse of L, the inverse homomorphism of the language L is also a regular. So hence a regular language is closed under homomorphism. Inverse homomorphism, sorry. सो लास्ट वन इज द क्वोशंट ऑपरेशन. इसमें दो किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं, लेफ्ट क्वोशंट है और राइट क्वोशंट है. जिस तरह आप मैथमेटिक्स के अंदर भी देखते हैं कि क्वोशंट बेसिकली रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे हम इसका आइडिया जो है वो देखते हैं. टू डिफरेंट वेज के अंदर हम इसको देख सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन. आप हम इसको बाद में देखते हैं, हम पहले इसको राइट अप करने का प्रोसीजर देखते हैं. लेफ्ट क्वेश्चन को आप कट प्रीफिक्स का नाम भी देते हैं. कैसे, इसको हम अभी देख लेते हैं. लेट्स से यू कैन राइट इट एज L1 over L2. ओके, सो सच दैट y will be a string, will be a part of your string, such that xy by x belongs to L1. नोट करें y आप कैसे रिसीव करेंगे. एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो x से x कैंसिल होगा तो आपको y मिल जाएगा. इट विल बिलोंग टू L1 फॉर सम x बिलोंग्स टू L2. ये क्लियर हो जाएगा आपको एग्जांपल से. लेट्स से वी हैव टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. L1 में आपके पास टीच है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांजैक्ट है और ट्रांसफॉर्म है. और इसी तरह जो आपके पास लैंग्वेज 2 है वो कंसिस्ट करती है वन वर्ड के ऊपर जो कि ट्रांस है. तो जब आपने L1 over L2 फाइंड किया तो कैसे करेंगे, जब टीच पे डिवाइड करेंगे ट्रांस को तो कोई मैचिंग नहीं है, हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा. सो द एम्प्टी स्ट्रिंग वी विल रिसीव. इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, उसको जब डिवाइड करेंगे ट्रांस से तो हम इसको कह रहे हैं कि कट प्रीफिक्स है. तो आपने प्रीफिक्स मीन स्ट्रिंग के स्टार्ट में से मैचिंग करके उस उतने आपका जितनी भी स्ट्रिंग का पार्ट है, सब स्ट्रिंग है, उसको आपने वहां से रिमूव करना है. सो दिस ट्रांस विल कैंसल आउट दिस ट्रांस. सो द नेट स्ट्रिंग यू विल रिसीव हियर इज द पोर्ट. सो इन दिस सेकंड एग्जांपल you will receive after cutting the trans, you will accept the string, you will receive the string remaining part of your substring, that will be the crypt. And the third one, ट्रांजैक्ट को जब आप डिवाइड करेंगे ट्रांस के साथ, सो दिस ट्रांस विल कैंसल आउट दिस ट्रांस एंड इन नेट यू विल रिसीव ओनली द एक्ट. सो ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय ट्रांस, ट्रांस के साथ आप ट्रांस को कैंसिल करेंगे तो जस्ट ओनली यू विल रिसीव ओनली द फॉर्म. सो द टोटल रिजल्ट you have total 5 strings. One is the empty, second one is the port, crypt, act and form. तो इस तरह से आप जो है वो ऑपरेशन जो है वो क्वेश्चन का अप्लाई कर सकते हैं. लेफ्ट क्वेश्चन यानी इसमें प्रीफिक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ यूर स्ट्रिंग आप मैचिंग करते हैं और उसको क्रॉस करते हैं. तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने यहाँ पे जो बात की थी एक्स वाई ओवर एक्स की, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, मीन लेफ्ट साइड कैंसिल होगी, तो रिमेनिंग पार्ट आपको राइट साइड पे उसका मिल जाएगा. This is the second case in which you can see clearly here. So let's say this is the language and this is the language 2. अब इसमें language 2 के अंदर भी आपके पास more than 1 words हैं, तो आपने इसमें करना क्या है, 1 by 1 इसके words जो है उसको आपने डिवाइड करते चले जाने हैं. So first of all you will pick A और इसको डिवाइड करेंगे तमाम strings के साथ जितनी भी हैं, और उसके बाद आप AA को पिक करेंगे, फिर AAA को पिक करेंगे एंड so on. सो empty को जब A के साथ पिक किया आपने, नथिंग यू विल रिसीव. B को A के साथ किया, कुछ भी नहीं मिलेगा. B A को A के साथ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A के साथ A कैंसिल होता है, लेकिन राइट साइड हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ से भी आपको कोई भी रिसीव नहीं होगा. सो अगेन यू विल रिसीव हियर ABA. तो ABA से A कैंसिल करेगा इसके लेफ्ट A सिंबल को, तो रिमेनिंग पार्ट यू विल रिसीव हियर दैट इज द BA. और इसमें BA में कुछ भी नहीं है फ्रॉम लेफ्ट साइड सेम, सो कुछ भी नहीं मिलेगा. सो ABA, तो यहाँ पे A के साथ कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग आपको जो मिलेगी BA मिलेगी एंड सो ऑन. दिस इज द प्रोसीजर. तो 1 by 1 आपने L2 के जो है उसमें उसको राइट करते चले जाना है और 1 by 1 ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है. ओके, सो इन सिमिलर वे राइट क्वेश्चन कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिस इज नोन एज द कट सफिक्स. फ्रॉम राइट साइड आपने कट करना है इसको. आप इसको लिख सकते हैं L1 by L2 इज इक्वल टू x सच दैट एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई बिलोंग्स टू L1. अब y के साथ y को जब कैंसिल करेंगे तो आप लेफ्ट साइड की जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग वो आपको मिलेगी. राइट साइड से आप कट करेंगे, मीन कट सफिक्स करेंगे.
for some y belongs to L2. So let's say we have two languages, L1 is equal to good, able, disable, unbelievable, एंड L2 इज इक्वल टू एबल. तो L1 बाई L2 जब आप रिसीव करेंगे तो क्या मिलेगा, गुड को एबल से डिवाइड करेंगे, नथिंग विल रिसीव, एम्प्टी विल बी देयर. एबल को एबल से करेंगे, गुड को एबल से करेंगे, कुछ भी रिसीव नहीं होगा. एबल को एबल से करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी क्योंकि एबल से क्रॉस हो जाएगा. डिसेबल के साथ एबल को करेंगे तो एबल विल कैंसल आउट दिस एबल एंड यू विल ओनली रिसीव द डिस. एंड अनबिलीवेबल में जब आप एबल से डिवाइड करेंगे तो एबल के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका अनबिलीव रह जाएगा. इसी तरह एग्जांपल 2 की बात करें, L1 L2. सो दिस इज L1 एंड L2. सो जिस तरह हमने प्रीवियस में बात की है कि 1 बाय 1 L2 के सिंबल आप लेते चले जाएंगे और उसको 1 बाय 1 L1 के सिंबल से डिवाइड करते चले जाएंगे. सो इफ यू विल गेट B, एम्प्टी से B को किया, नथिंग विल रिसीव. A को B से किया, नथिंग विल रिसीव. A B के साथ B को किया तो B विल कैंसल आउट दिस B, यू विल हैव ओनली दिस A. A B A के साथ जब B को करेंगे, नथिंग फ्रॉम राइट यू विल मैच. एंड आफ्टर दैट ए बी, तो इसको जब बी से करेंगे तो बी कैंसिल होगा तो रिमेनिंग पार्ट इसका ए आपको मिल जाएगा. एंड दिस प्रोसीजर विल बी सो ऑन. तो इस तरह से आप जो है ये प्रोसेस अपना इसको कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ योर गिवन रेगुलर लैंग्वेजेस. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.